दुनिया के किसी भी ग्लोबल मंच के ऊपर जब भी बात आती है वोटिंग की या कंसेंसस बिल्ड करने की, वहां पर भारत के साथ दुनिया के कई सारे देश सामने आकर भारत को स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सपोर्ट दिखाते हैं। आज भी दुनिया के कई देशों ने भारत को सपोर्ट कर हमको एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी वाली पोस्ट के ऊपर बिठा दिया है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद की जिम्मेदारी दी है। उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ में ईरान ने भारत और तमाम देशों के शिप्स के लिए क्या कंडीशन रखी है, 48 घंटे का उसमें क्या एंगल है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में अब क्या कमेंट किया है वो भी जानेंगे, और साथ में इटली और अमेरिका के बीच क्या डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उसमें बेवजह प्रधानमंत्री मोदी को बीच में लाया जा रहा है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और FATF के बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल वॉचडॉग है, जो ये चेक करती है कि कौन से देश मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम और इलीगल पैसों के नेटवर्क को रोकने के लिए कितने मजबूती और स्ट्रॉन्ग कानून बना रही है। क्या वो इन सब चीजों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली ये सारी चीजें होने दे रहे हैं। FATF तो खुद किसी भी देश के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाती है, लेकिन अगर किसी भी देश को इन्होंने अपनी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो दुनिया भर के बैंक्स, इन्वेस्टर्स, IMF, वर्ल्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस देश को हाई रिस्क मान लेते हैं, जिसके चलते उस देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, उसके लिए लोन लेना मुश्किल और काफी महंगा हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी ज्यादा चेकिंग लगती है और इकोनॉमी के ऊपर भारी दबाव पड़ता है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान काफी लंबे समय तक FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल रहा है। अब BBC और रॉयटर्स के हवाले से न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत को FATF में एक बहुत ही मेजर डिप्लोमेटिक सक्सेस हाथ लगी है। भारत के सीनियर डिप्लोमेट विवेक अग्रवाल सर को FATF का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है और ये FATF के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय अधिकारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। FATF के अंदर 40 मेंबर कंट्रीज हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं। FATF की प्लीनरी मीटिंग्स में सभी मेंबर्स कंसेंसस या फिर वोटिंग के जरिए फैसला करते हैं। कहने का मतलब है कि भारत को FATF में कई देशों का सपोर्ट मिला है और उसके बाद ये इलेक्शन हम जीते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसको मेजर विन फॉर इंडिया बताया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार FATF का वाइस प्रेसिडेंट बनना इतना बड़ा मुद्दा क्यों है और पाकिस्तान को इस खबर से सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक सेटबैक क्यों लगने वाला है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट का दर्द और उसका नुकसान कई सालों तक झेल चुका है। कई सालों तक पाकिस्तान के ऊपर गंभीर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, जिस दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भारी दबाव बना था और दुनिया भर में पाकिस्तान की इमेज को भी नुकसान पहुंचा था और टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए देश की बदनामी हुई थी। पाकिस्तान के लिए चिंता यह है कि विवेक अग्रवाल सर FATF में काफी इंपॉर्टेंट पद के ऊपर आ गए हैं, जबकि भारत ही FATF से अपील करता आया है कि FATF द्वारा पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिया जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि विवेक अग्रवाल सर का FATF का वाइस प्रेसिडेंट बनने से देश को क्या फायदा होगा। अब देखा जाए तो किसी भी इंडियन का FATF का वाइस प्रेसिडेंट बनने से इंडिया को कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक पैकेज या वहां पर कोई बड़ी वोटिंग पावर तो नहीं मिलेगी जिसमें भारत एक तरफा फैसला कर ले, लेकिन स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर काफी बड़े बड़े फायदे मिल सकते हैं। ग्लोबल रूल्स बनाने में भारत का इन्फ्लुएंस और भी बढ़ेगा। FATF दुनिया भर के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स को तय करता है। वाइस प्रेसिडेंट होने के कारण भारत FATF की डिस्कशंस, प्रायोरिटीज और फ्यूचर पॉलिसीज को शेप करने में ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। पाकिस्तान और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर प्रेशर डालने में भी इसमें मदद मिलेगी। भारत कई सालों से कह रहा है कि पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फंडिंग मिल रही है। FATF लीडर में भारत की मौजूदगी से अब टेरर फाइनेंसिंग के मुद्दे को भारत की तरफ से और एग्रेसिवली पुश किया जा सकता है। हालांकि भारत अकेला किसी भी देश को या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डाल सकता है, क्योंकि उसका डिसीजन कलेक्टिव कई सारे देश एक साथ मिलकर करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला नेटवर्क्स, ड्रग ट्रैफिकिंग और टेरर फंडिंग के इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस में अब ज्यादा कोऑर्डिनेशन और अच्छा एक्सेस मिल सकता है। यानी कहने का मतलब है कि इनडायरेक्टली भारत को इसके कई सारे फायदे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने वाले शिप्स के लिए कुछ नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके मुताबिक शिप चाहे भारत का हो, सऊदी अरेबिया का या फिर अमेरिका का या किसी छोटे आइलैंड नेशन का ही क्यों ना हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने वाले सभी शिप्स को ये रूल फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने वाले सभी शिप्स को पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी से इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी। ये अथॉरिटी ईरान ने बनाई है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हैंडल करने के लिए खड़ी की गई है। अब ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाला रूल है, ये मैंडेटरी रखा गया है, यानी कि अनिवार्य किया गया है।
अभी के लिए इंश्योरेंस ईरान ने कहा है कि पूरी तरह से फ्री है, लेकिन आगे चलकर इसके ऊपर फीस चार्ज की जा सकती है। इसके साथ ही शिप से कहा गया है कि पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड रूट से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करना है, ताकि जो अंडर वाटर माइंस हैं उनको अवॉइड किया जाए। ईरान का कहना है कि अगले 60 दिन तक अमेरिका के साथ नेगोशिएशन चलनी है, तब तक कोई भी फीस चार्ज नहीं होगी। तब तक इंश्योरेंस कॉस्ट ईरान अपने ऊपर लेगा, यानी उसका खर्च ईरान खुद पे करेगा। उसके बाद इंश्योरेंस चार्जेस डिसाइड होंगे और फिर ईरान बताएगा कि कितनी इंश्योरेंस पे करनी है। इसका मतलब है कि ईरान जो टोल चार्ज करने की बात बोल रहा था, उस नाम को अब रीब्रांड कर इंश्योरेंस फीस का नाम दे दिया गया है। दूसरा फैसला जो ईरान ने सुनाया है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने के ऊपर वो कोई भी रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिन भी शिप्स को हॉर्मुज से ट्रांजिट करना है, शिप्स को क्रॉस करना है, उनके शिप ओनर्स या फिर ऑपरेटर्स को 48 घंटे यानी 2 दिन पहले ईरान से परमिट लेना होगा, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एंट्री और एग्जिट के ऊपर डिलेज ना हो। ये परमिट और इंश्योरेंस शिपिंग कंपनीज को ऑनलाइन पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर मिलेगा, जिसके लिए 48 घंटे पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सबमिट करना होगा, जिसमें अपने अपने शिप्स की डिटेल को वहां पर मेंशन करना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने वाले शिप्स ईरान की ये कंडीशंस फिलहाल फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि उनको कोई भी इंसिडेंट फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आप ये न्यूज 18 के आर्टिकल देख सकते हैं। न्यूज आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान अपने 2 सबसे फेवरेट ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स बताए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में उनके 2 फेवरेट लीडर्स हैं, एक तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और दूसरा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने इंडिया को अपनी पूरी जिंदगी देखा है, वो अपने लीडर्स हर 6 महीने में बदलते रहते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पिछले 12 सालों से हैं। वो बहुत ही सॉलिड हैं और अपनी कामनेस से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इटली और अमेरिका के बीच सबसे बड़े डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ को लेकर, जिसकी वजह से जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टैंड लिया है। लेकिन भारत में भी ओपोजिशन पार्टीज के लोग प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए सलाह दे रहे हैं कि ट्रंप के साथ कैसे डील करना है। शुरू से समझना जरूरी है कि एक्चुअल में क्या हुआ, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी सपोर्टर मानी जाती थी और अकेली यूरोपियन लीडर थी जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंट ओथ टेकिंग सेरेमनी में अमेरिका में जाकर शामिल हुई थी। अब हुआ ये कि रिसेंटली जो फ्रांस में G7 समिट हुआ था, जिसमें पीएम मोदी को भी इनवाइट किया गया था, यहाँ पर इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई बार 1-to-1 बातें हुई हैं। दोनों लीडर्स को एक सोफा के ऊपर अकेले बातचीत करते हुए और हंसते हुए भी देखा गया था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन G7 समिट खत्म होने के बाद अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इटली के एक मशहूर टेलीविजन नेटवर्क ला 7 को ऑडियो इंटरव्यू दिया। और इस इंटरव्यू में जब जर्नलिस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप से इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बारे में पूछा, तो ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेलोनी शायद बहुत ही खुश हैं कि मैंने उनसे बात की, मुझे उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने मुझसे एक फोटो खिंचवाने के लिए भीख मांगी, शी बेग्ड मी फॉर अ पिक्चर, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। और आगे कहते हैं, वो मेरे साथ फोटो के लिए इतनी बेताब थी कि मुझे उनके ऊपर तरस आ गया और मैंने हाँ कह दिया, वरना मैं फोटो लेता ही नहीं। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया, उसके बाद इटालियन प्राइम मिनिस्टर चुप नहीं बैठी और एक वीडियो रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट इशू कर दी, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इटली और मैं, हम भीख नहीं मांगते हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने काफी गुस्से में स्टेटमेंट इशू की, जिसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे पूरी तरह से झूठे हैं और मनगढ़ंत है और वो यूएस प्रेसिडेंट के इस बर्ताव से काफी हैरान है। मेलोनी ने ट्रंप के ऊपर ताना कसते हुए कहा कि ये काफी अफसोस की बात है कि ट्रंप ऐसा रिजॉल्व वेस्टर्न देशों के दुश्मनों के खिलाफ नहीं दिखाते हैं। वेस्टर्न देशों के दुश्मनों के नेताओं के प्रति वो बहुत ही नरम और अकोमोडेटिंग रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भीख मांगने वाली स्टेटमेंट के बाद सबसे पहले इटली के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो तजानी ने अपनी अमेरिका की विजिट को कैंसिल कर दिया है, जहां पर वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ मुलाकात करने वाले थे। न सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका की विजिट को कैंसिल किया है, बल्कि कई मिनिस्टर्स जॉर्जिया मेलोनी की सपोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं। इवन इटली के ओपोजिशन लीडर्स भी अपनी प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के सपोर्ट में आ गए हैं। अब ये जो जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को कन्फ्रंट करते हुए वीडियो मैसेज से जवाब दिया है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे जवाब देते हैं ट्रंप को, कुछ सीखिए, भीगी बिल्ली बन के नहीं बैठते हैं उसके सामने, देश की बेइज्जती नहीं करवाते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल के अकॉर्डिंग भारत को भी ऐसी नाराजगी शो करनी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग ट्रंप को लेकर भारत की सरकार का रिस्पॉन्स कैसा है, या फिर हमको भी जॉर्जिया मेलोनी की तरह करना चाहिए? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर,
आपको याद होगा कि हमने आपको खबर दी थी कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा रीजन में ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं और कहा है कि उन्होंने ISIS की आतंकी फैसिलिटीज के ऊपर हमला किया है, जो उनको बेस बनाकर अफगानिस्तान में हमले करते हैं। अब इसके रिप्लाई में पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अफगानिस्तान का ड्रोन स्ट्राइक्स करने का क्लेम रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए ड्रोन ने पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको सक्सेसफुली शॉट डाउन कर लिया था। अफगानिस्तान का ड्रोन खैबर डिस्ट्रिक्ट से एंटर हुआ था, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम ने सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर लिया है, ये कहना है पाकिस्तान का।